प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं इकोनॉमी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। काफ़ी बार क्या होता है, कई बच्चों को ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट लगता है, कई वीडियो पे विजिट करते हैं तब भी उनको टॉपिक नहीं समझ में आता। आप इस वीडियो को एक काम करना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना और हो सकेगा मैं धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊँगा ताकि वो चीज़ आपके जहन में उतर जाए कि लिखना कैसे है, कैसे याद करना है, कैसे इसका एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट होता है। जीडीपी का कॉन्सेप्ट, वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट ब्रॉडली हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक साथ काम कर सकते हो कि एक नितिन सिंघानिया की बुक है, उसको साथ में लेके बैठ सकते हो, साथ में एक पेपर, पेन और हाइलाइटर लेके बैठना ताकि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करना, इम्पोर्टेंट टिक करना और सो ऑन। सबसे पहले बात करें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है। देखिए मैं जाके अगर अमेरिका में जाके जॉब करता हूँ, ठीक है, और मैंने मानो कि अमेरिका में जाके जॉब करा, साल भर के ड्यूरेशन में मैंने अर्न करा $1,00,000। कितना? $1,00,000 अर्न कर लिया। अब अमेरिका को कोई बंदा इंडिया में आता है और इंडिया में आने पर वो इंडियन रुपीज़ में कमाएगा, बट अगर मैं उसी इंडियन रुपी को कन्वर्ट करता हूँ डॉलर के फॉर्म में तो वो जो अमाउंट निकलता है वो $80,000 निकलता है। कितना? $80,000। तो अब देखो, मैं गया बाहर विदेश और विदेश का वो आया इंडिया में, तो मैंने कमाया $1,00,000, वो बंदा आके कमा के गया $80,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। जैसे कि मैंने अगर $1,00,000 कमाया था अमेरिका में, मैं इंडियन हूँ, मतलब मैं तो इंडियन हूँ, मैं जाके अमेरिका में कमा रहा हूँ, तो एज ए इंडियन मैं वहाँ पर गया, ठीक है, अमेरिका में, और वहाँ का कोई बंदा यहाँ पर आया, उसने कमाया $80,000। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है इसको बोलेंगे NFIA। अब ये मेरी कंट्री के पॉइंट ऑफ से तो पॉजिटिव होगा, मेरी यानी इंडिया के पॉइंट ऑफ से ये पॉजिटिव हो। कितना पॉजिटिव हो गया? $20,000 ये पॉजिटिव हो साल भर के ड्यूरेशन में। बट अगर यही बात करूँ अमेरिका के पॉइंट ऑफ से, अमेरिका को तो लगभग नुकसान हो गया, तो यानी कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ से वो $20,000 नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो सकता है मैं जाके वहाँ पर $70,000 कमा लूँ और कोई अमेरिकन पर्सन आया, वो यहाँ पर आके $90,000 मतलब कमाया इंडियन रुपी में, उसको कन्वर्ट करा मैंने डॉलर की फॉर्म में, तो जो अमाउंट आया है वो $90,000 आया। यानी कि ये जो डिफरेंस आया ये अब इंडिया के कंटेक्स्ट में नेगेटिव आया। तो ये NFIA यहाँ हो जाता है नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आइए अब फॉर्मूला देखते हैं। देखो, इनकम अर्न अब्रॉड माइनस, यहाँ पर बेटा माइनस है, ये डिवाइड का सिंबल गलती से लग गया था। इनकम अर्न अब्रॉड, जो भी मैंने इनकम अर्न करा विदेश जाकर, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू फॉरनर। इंडिया में आके अगर कोई फॉरनर अगर कमा के जा रहा है तो मतलब इंडियन ही दे रहा है ना उसको पैसा, तो इनकम पेड टू फॉरनर को माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है NFIA। NFIA पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या क्या लिखना बता रहा हूँ। NFIA इनकम अर्न अब्रॉड माइनस का इनकम पेड टू फॉरनर लिख देना। देन ये दो तरीके से कंटेक्स्ट में हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए। पॉजिटिव में मोर इनकम इनफ्लो, यानी कि मैं बाहर से विदेशी पैसा लेके आया, मैं फॉरेन पैसा लेके आया, इसी को बोलते हैं रिमिटांसेस। आगे हम इसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जीएनपी में कि रिमिटांसेस क्या होता है। और अगर हम बाहर गए और बाहर की करेंसी इंडिया में लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिमिटांसेस। आगे आएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। बट अभी NFIA समझ में आ गया क्या होता है। मैं गया विदेश में
और विदेश का बंदा आया इंडिया में, उन दोनों की इनकम को डिफरेंस कर देता हूँ तो उसको बोलेंगे NFI है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मैंने जाके ज़्यादा कमाया तो ये पॉजिटिव हो गया, वो बंदा आके मेरे से ज़्यादा कमा गया तो वो फिर हमारे कंटेक्स्ट में नेगेटिव हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? देन अब हम बात करते हैं डेप्रीशिएशंस के बारे में। डेप्रीशिएशन कहाँ किसे गया है? देखो, मान लेते हैं एक गैराज में JCB ली थी, और JCB वो साल मुझे एग्जैक्टली इसका अमाउंट नहीं पता वो कितने का है, मान लेते हैं ये 1 करोड़ का है एग्जाम्पल के तौर पे। पूरे साल भर मैंने इसका इस्तेमाल नहीं करा, साल भर के बाद अगर मैं इसको अगर सेल करने जाता हूँ, मुझे लगा कि अब काम नहीं है तो मैं सेल करने जाता हूँ, तो अब इसकी वैल्यू हो जाती है 80 लाख रुपए। कितना? 80 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो जाती है। यानी कि टाइम ड्यूरेशन के साथ में जो इसकी वैल्यू घटती है, टाइम ड्यूरेशन के साथ में जो इसकी वैल्यू घटती है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल में जो वैल्यू घट जाती है उसको बोलेंगे डेप्रीशिएशन। क्या बोलेंगे? डेप्रीशिएशन। हम बोलते हैं ना कई चीजें डेप्रीशिएटिंग एसेट है, आप इसको मतलब जैसे कि कार हो गया, कार शोरूम के बाहर निकलते के साथ ही 30-40 हज़ार रुपये कम हो जाता है क्योंकि डेप्रीशिएटिंग एसेट है। डेप्रीशिएटिंग एसेट का मतलब समझना। आप ये बताओ कि वॉच कैसी है, एप्रिशिएटिंग एसेट है कि डेप्रीशिएटिंग एसेट है? वॉच डेप्रीशिएटिंग एसेट है, बट लग्जरियस वॉच वो एप्रिशिएटिंग एसेट है। वो समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती है क्योंकि कुछ ही होती है गिनती की। जो भी चीज़ अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है तो याद रखना, लिमिटेड क्वांटिटी में ऑल ओवर इंडिया में, और उसका प्रोडक्शन नहीं है और, तो मान लेना वो 101% वो एप्रिशिएटिंग एसेट है। जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि डायमंड हो गया, गॉट इट? ये सारे के सारे एप्रिशिएटिंग एसेट है। अब आइए ट्रांसफरल पेमेंट क्या होता है? यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा आपका प्यार की बात नहीं हो रही है, एक तरफा यानी कि चलो आप प्यार से समझ लेते हैं, प्यार से ही प्यार को समझ लेते हैं। कहते क्या है कि अगर मैं बचपन का प्यार की बात कर रहा हूँ, मैंने जाके अपनी गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड थी नहीं कह सकता हूँ, लेट अस सपोज एक्स, जैसे हम कहते हैं ना मैथमेटिक्स में कि लेट अस सपोज एक्स थी, वैसे ही समथिंग लाइक दैट। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ अगर गिफ्ट देता हूँ, गिफ्ट दिया तो मैं उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, मन में एक्सपेक्टेशन चल रही है कि यहाँ कभी ब्याह हो जाएगा, बट ऐसा जीते जी तो लगता नहीं है। तो अगर मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ, कुछ टेडी बियर दे रहा हूँ, कुछ चॉकलेट गिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो जो गिफ्ट है वो एक तरफा है ना। वो तो बदले में नहीं दे रही, वो तो लिए जा रही है, ठूसे जा रही है। पानी पूरी लेके गया तो इतना सारा पानी पूरी खा के दुकान खत्म ही हो गया। तो वो एक तरफा मतलब खाई जा रही है, लिए जा रही है, तो दैट यूनिलेटरल एक तरफा है, बायलेटरल नहीं है, यूनिलेटरल एक तरफा है। तो यूनिलेटरल पेमेंट जो भी होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर कर दिया गया पेमेंट। और ट्रांसफर पेमेंट याद रखना, गिफ्ट हो सकता है, डोनेशन हो सकता है मैंने किसी एजुकेशन संस्था को डोनेट कर दिया पैसा, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया, नहीं पॉलिटिकल पार्टी को तो कभी नहीं करूँ ऐसी हरकत है, हो सकता। फिर एक है स्कॉलरशिप, किस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन आर द ट्रांसफर पेमेंट। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि नॉट इंक्लूड इन NI, इंक्लूड इन द पर्सनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता। अब सवाल आएगा क्यों? कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई क्या बीच में? नहीं, ना कुछ गुड प्रोड्यूस हुआ ना कोई सर्विस दी गई, तो काय बात का ये नेशनल इनकम में पार्ट बनेगा। क्लियर वो कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज कि मैंने बताया कि ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता। फिर ट्रांसफर पेमेंट जो होता है वो पर्सनल इनकम का हिस्सा बन सकता है, पर्सनल इनकम का हिस्सा हो सकता है, और वो टैक्सेबल है। यानी कि अगर मेरे पास आप डोनेट करते हो कुछ पैसा, मैं कहता हूँ वो डोनेट कर दो पैसा,
तो डोनेट करने के ऊपर जो लगेगा वो टैक्स लगेगा। मेरे पास आपने मेरे पास 100 रुपये भेजे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, वो 100 रुपये हो सकता है 5% गवर्नमेंट खा ले बीचों बैठ के, तो मेरे पास 95% आ जाए, मतलब 95 रुपीज़ आ जाए। तो इसका मतलब कि जो पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र पेमेंट, ये ट्रांसफ़र पेमेंट वाला नहीं है कि जैसे आप फ़ोन पे से किसी को ऐसे जनरली करते हो, ये वो होता है कि मतलब जिसे लेने का काम नहीं होता। यूनिलेटरल वर्ड बोला गया यहाँ पर, ध्यान रखना यूनिलेटरल वर्ड है। तो दैट अमाउंट इज टैक्सेबल, ट्रांसफर पेमेंट इज टैक्सेबल, और ट्रांसफर जो पेमेंट होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर ना कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ है ना कोई सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है ट्रांसफर देते समय। हाँ, ये कह सकते हो कि आपने एक किसी इंसान को अच्छा लगा, वो बात अलग है, बट ना कोई गुड्स है ना कोई सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा? अब बात करते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो की। कैपिटल आउटपुट रेशियो कहा किसे गया है? एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आप जो भी कैपिटल लगाते हो, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट आउटपुट निकालने के लिए आपने जो भी कैपिटल लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। नाम से सुन रहा है, for producing the 1 unit of output, how much capital be invested is called the capital output ratio. डेफिनेशन पे अगर बुक में जाएं तो क्या लिखा है? The amount of capital needed to produce 1 unit of output, यहाँ पर लिख देता हूँ। The amount of capital needed to produce 1 unit of आउटपुट। यानी कि एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो भी कैपिटल लगाते हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो। मैं कई बार डेफिनेशन क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपको ये टॉपिक, आपको ये कॉन्सेप्ट यहीं के यहीं याद हो जाए। अब मान लेते हैं ये पेन बनाने का काम करते हैं। ये जो पेन है इसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस वैल्यू है 100 रुपीज़। कितना है? 100 रुपीज़ की वैल्यू है। इसको बनाने के लिए, इसको अगले पेज पे करते हैं। ये कलम जैसे भी समझ लो, ये पेन है, ये था 100 रुपीज़ का। इसको बनाने के लिए मैंने लगाए 80 रुपये। कितने रुपये लगा दिए? 80 रुपये। तो ये 80 रुपये जो लगाए हैं, विच इज अगर व्हाट आउटपुट, ये क्या होता है? आउटपुट। एक आउटपुट, ये आउटपुट सॉरी ये होगा कैपिटल। दिस इज व्हाट अवर कैपिटल। ये होगा कैपिटल और ये होगा आउटपुट। ठीक है। COR का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल अपॉन में आउटपुट। क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल अपॉन में आउटपुट। यहाँ देखो कैपिटल कितना लगा? 80 रुपये लगा, और आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ था? 100 रुपये का। क्लियर है? यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 0.8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0.8। अब एक सेकंड सिनेरियो समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स आ गई हैं। अब यहाँ पर जो हमका आउट कैपिटल लग रहा है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मशीन्स आ गई हैं जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। एफिशिएंसी क्या है? काफ़ी गुड है। ध्यान देना जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ। अब एफिशिएंसी क्या है? काफ़ी बढ़िया है। इस एफिशिएंसी बढ़िया होने के कारण पेन अभी भी 100 रुपीज़ का है, बट जो मेरा कैपिटल लग रहा है वो 70 रुपीज़ लग रहा है। तो इससे 30 रुपीज़, यानी कि कैपिटल देखो COR अगर दोबारा निकालोगे तो कैपिटल अपॉन में आउटपुट, तो कितना कैपिटल लगा आपका?
70 लगा, आउटपुट अब भी कितना मिल रहा है 100 का, तो कितना है 0.7। अब आप एक चीज बताओ कि 0.8 बड़ा है कि 0.7 बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि 0.8 बड़ा है। इसका मतलब इस 0.8 में ये COR हाई है। COR हाई होने का कारण यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होने की वजह से क्या समझ में आ रहा है कि एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं कम है। कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब एफिशिएंसी कम है, ये बात नोटिस करना। और COR यहाँ पर अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया तो बोलो यस। तो लेस कैपिटल इज नीडेड फॉर लोअर COR एंड मोर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इज नीडेड। अब ये तो था, ये जो सिनेरियो था वो मानो मैंने सब कुछ प्रोडक्शन लगाया और ये सब करने के बाद अगर मेरे को फर्दर एक और यूनिट प्रोडक्शन, एक और यूनिट सुनना, अगर मेरे को फर्दर एक और यूनिट आउटपुट निकालना हो तो मुझे जितना कैपिटल डालना, कितना कैपिटल डालना पड़ेगा फर्दर एडिशनल। अपने को एक यूनिट आउटपुट और निकालना है, ठीक है। तो मैं जितना कैपिटल लाता हूँ, एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल लाता हूँ, उसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल COR। एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि मुझे एक और एडिशनल वे में चाहिए। पहले कॉन्ट्रैक्ट था 100 का, अब मान लिया आएगा 105 का या 101 का, यानी कि मेरे को एक और यूनिट चाहिए बनाने के लिए पेन की। तो एक यूनिट को बनाने के लिए मैं एडिशनल और कितना कैपिटल लगाऊं कि मेरे को एक और यूनिट ऑफ आउटपुट मिल जाए। एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। सिंपल सी बात, एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अब आइए समझे टाइप्स ऑफ गुड। कितने टाइप के गुड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे कि शुगर केन का है बेस्ट एग्जांपल समझते हैं। ये शुगर केन, ये हमारा क्या है, ये हमारा है रॉ मटेरियल इज व्हाट। सबसे पहले हमने लेके आए रॉ मटेरियल को, लेके रॉ मटेरियल को हमने कुछ मशीन्स में डाल दिया, कुछ मशीन्स में डाल दिया और यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस हुआ। क्या बोल रहा हूँ, कुछ इंटरमीडिएट गुड प्रोड्यूस हुआ। ये अलग वर्ड है, इंटरमीडिएट गुड प्रोड्यूस होता है। मान लो इसको काटा गया है, ये छोटे छोटे पीसेस में कर दिए गए हैं, वॉट एवर द सोन इट इज। देन इसके बाद हमको लास्ट में मिलता है शुगर, मिलता है जो चीनी होती है, शक्कर, वो मिलती है। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी है, एक है मशीन और एक है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड और मशीन दो डिफरेंट थिंग है। इंटरमीडिएट गुड वो शुगर केन का ही आगे फर्दर प्रोसेस के थ्रू हुआ है और मशीन वो एक फाइनल गुड है। तो इंटरमीडिएट गुड अंडरगोन प्रोसेसिंग बट अगेन यूज एज एन इनपुट। वो क्या है, अंडरगोन प्रोसेसिंग बट अगेन यूज एज एन इनपुट। किसकी तरह यूज होता है, एज एन इनपुट की तरह यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड, ये दोबारा इनपुट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। जो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड है, अगर खराब हो जाता है दोबारा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। और लास्ट में हमको मेरा फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फिनिश प्रोडक्ट, जो थर्ड वन। और इसके बीच में जो मशीन्स होती है इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। जो ओवर द टाइम क्या होगा, इसमें डेप्रिसिएशन आएगा। ओवर द टाइम क्या होगा, इसमें डेप्रिसिएशन आएगा और डेप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया। कंजप्शन गुड क्या होता है, अल्टीमेटली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ये कंजप्शन गुड है कि लास्ट में अब कंज्यूमर के द्वारा कंजप्शन होने के लिए रेडी है, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन गुड। तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हार्ड नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, आसान है, समझ में आ चुका होगा।
अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। आपने जो भी जितना कुछ पढ़ा, अगर आप साथ के साथ कॉपी में लिख रहे थे तो वेल एंड गुड। अब ये टॉपिक आपके लिए हलवा होगा, ठीक है। समझिए इस टॉपिक को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वाकई में। जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट measure the aggregate production of final goods and services within the domestic economy during a year। कहा क्या गया, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लेते हैं ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करें, ठीक है। ये हमारे इंडिया की बाउंड्री है। इस इंडिया की बाउंड्री में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज, क्या बोल रहा हूँ, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, यानी कि एग्रीगेट प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन हुआ, एग्रीगेट प्रोडक्शन, पूरा मिला जाए प्रोडक्शन किसका, एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक अकाउंटिंग ईयर में, वन अकाउंटिंग ईयर हमको पता है कौन सा होता है, एक साल से, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम होता है वो, ठीक है। और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एक और तीसरा वर्ड है विद इन द डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको बोलेंगे जीडीपी। क्या बोलेंगे इसको हम, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक साल के भीतर जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में, यानी कि नेशन की इकोनॉमिक टेरिटरी में, उसको बोलेंगे जीडीपी। दोबारा समझिए, एक साल के भीतर ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल goods and services in the domestic or economic territory is known as the GDP, gross domestic product। एक साल के भीतर जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है within the country is called the GDP, is called the GDP। I hope ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको। अब इसके साथ अगर आप NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, इनकम अर्न्ड अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू फॉरेनर। इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस का इनकम पेड टू फॉरेनर, यानी कि अब्रॉड माइनस का फॉरेनर वाला जो केस है, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस का इनकम पेड टू फॉरेनर को अगर हम माइनस कर देते हैं, यानी कि सिर्फ नेशन की बात हो रही है, तो हमारा कहलाएगा पूरा, दोनों को मिला देते हैं, जीडीपी और एनएफआईए को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा निकलेगा जीएनपी। क्या निकलेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस नाम से ही वर्ड में समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
इनकी सिर्फ नेशनल की बात हो रही है, इंडिया के अंदर की बात हो रही है, बाहर वालों को सबको हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया है। आइए डेफिनेशन देखो एक बार। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज within the domestic or economic during a year, whereas the GNP, total value of all final product and services produced by the country as resident, जो जितना भी फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है बाय व्हाट द कंट्री एज रेजिडेंट, कंट्री के रेजिडेंट के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे, जीएनपी बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दे तो हमारा निकलता है जीएनपी। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखिए जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी काफी एक ब्रॉडर सेंस का टर्म है और जीएनपी जो टर्म है वो नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल टर्म है। इसमें आप समझिए एनडीपी कैसे निकालते हैं। देखो हमने निकाल लिया जीडीपी, क्या निकाल लिया हमने, जीडीपी। जीडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, ऐसा भी होगा ना कि आप निकाल रहे हो पूरा का पूरा गुड्स एंड सर्विसेज, बट आप देखते हो जो आपकी मशीनरी है वो भी तो डेप्रिशिएट कर रही है कि नहीं, साल भर के ड्यूरेशन में वो भी तो डेप्रिशिएट कर रही है। तो यानी कि उस डेप्रिशिएशन को हटा देते हैं तो हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा। अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो क्या निकलेगा, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो हमारा एनडीपी निकल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर अगर हम अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को हटा दें, क्या कहा, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को हटा दें तो हमारा एनएनपी निकल जाएगा। और अभी हमने सीखा एनएनपी और इसमें क्या क्या रिलेशन होता है। जीएनपी होता है हमारा जीडीपी प्लस का एनएफआईए, ठीक है। अभी हमने कहा जीडीपी में अगर हम एनएफआईए को प्लस कर देते हैं तो हमारा निकलेगा जीएनपी, और साथ में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो क्या निकलेगा, हमारा एनएनपी निकल के आ जाएगा। और जीडीपी हमको पता है एक इकोनॉमिक टेरिटरी में, इस इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और फिर हमने सारे के सारे ये जितने भी डेप्रिसिएशन है उन सबको हटा देते हैं और नेट फैक्टर इनकम, उसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा एनएनपी। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ चुका होगा। तो एक बार रीड करते हैं। जीडीपी विद इन अ कंट्री एज बॉर्डर, जीएनपी आवर नेशन की बात हो रही है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस का डेप्रिसिएशन, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस का डेप्रिसिएशन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। देखो अब जीडीपी निकालने का दो तरीका, अभी हमने सीखा कि जीडीपी तो निकाल रहे हैं, एग्रीगेट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, बट यहाँ पर निकालने का दो तरीका है। या तो आप एक मार्केट प्राइस पर निकाल सकते हो या तो आप एक फैक्टर कॉस्ट पर निकाल सकते हो। ये दोनों क्या है वो समझो। जीडीपी एक निकालने का तरीका एट द रेट मार्केट प्राइस पर है और जीडीपी एट द रेट आप फैक्टर कॉस्ट पर निकाल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब जितनी भी
फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये वैल्यूएशन की बात हो रही है कि वैल्यू जितने फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है एक अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के ड्यूरेशन में जो भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है मार्केट प्राइस पे, मतलब मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा है उसको बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब एक सिनेरियो दूसरा भी है कि अब मैंने एक आपको बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, एक पेन वाला एग्जांपल दिया था, उस पेन वाले एग्जांपल से थोड़ा समझना कि मान लेते हैं एक फर्म है, इनकम फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो निकलता है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे निकलता है। इसको मैं अगले पेज पे करवा रहा हूँ, बट आप ये समझ गए होंगे जीडीपी मार्केट प्राइस पे क्या होता है। जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है किसी गुड एंड सर्विसेज का एक अकाउंटिंग ईयर में, जो भी जितनी इसकी वैल्यू है उसको बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को बड़ी गहराई से समझिए। अब आगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमने देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। थोड़ा बहुत याद आया तो बताओ मेरे को, फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी हाउस होल्ड, ठीक है, और कोई भी फर्म या कोई बिजनेस एंटिटी, ठीक है, कोई भी हाउस होल्ड और कोई भी बिजनेस या फर्म एंटिटी, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है किसी बिजनेस को, प्रोवाइड करता है लैंड, प्रोवाइड करता है लेबर, प्रोवाइड करता है कैपिटल, प्रोवाइड करता है और एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है। बदले में जो भी फर्म है, ये जो भी बिजनेस एंटिटी है, बदले में इसको लैंड के बदले रेंट देती है, लेबर के बदले वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करती है, वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देती है, और एंटरप्राइजेस के बदले ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट। समझ में आया क्या कहा गया? कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी फर्म, हाउस होल्ड किसी फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है, बदले में जो फर्म है वो फर्म हाउस होल्ड को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। अब इस सिनेरियो में इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में ये कंपनी पेन प्रोड्यूस करने का काम करती है, और एक पेन प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है वो आती है 10 रुपीज़। एक पेन बनाने के लिए मान लेते हैं 10 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। अब इसके बाद गवर्नमेंट के पास गया, मतलब इसके बाद वो मार्केट में आता है, मार्केट के बाद हमारे कंज्यूमर यानी कि हमारे आता है लास्ट में, तो 5 रुपये का इस पे लग गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितना क्या लग गया? 5 रुपीज़ का इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गया, 5 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गया, और 10 रुपये का है, 5 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गया। अब इसके बाद ये जो प्राइस कहलाएगा, ये कहलाएगा मार्केट प्राइस। क्या कहलाएगा? मार्केट प्राइस। बट ये एक एसेंशियल गुड है,
तो गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो पेन का काम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर आइटम पे, सब पे नहीं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो 10 रुपीज़ का ये फैक्टर प्रोडक्शन था, मतलब कॉस्ट आई थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, क्या कह रहा हूँ, 10 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। अब ये कंपनी अगर गवर्नमेंट कहेगी एक काम को सस्ते में बेचो, तो कंपनी बोलेगी कि भाई देख मेरे को तो 10 रुपये का पड़ा है, बनाने की कॉस्ट ये पड़ी है, तो मैं क्या करूँगा। या मैं बोल दूंगा कि मेरे को बनाने पे 8 रुपये की कॉस्ट पड़ी है, तो मैं 2 रुपये तो प्रॉफिट करूँगा ही, तो ये तो एक्चुअल कॉस्ट तो इसकी 10 रुपये रहेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट इस पर एंट्री मारती है, गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट कहती है भाई देख तुम्हारा 10 रुपये का पड़ रहा है, तुम्हारी कंपनी से ये पेन निकला तो 10 रुपये का पड़ रहा है। अब 10 रुपये के पेन में मैं काम करता हूँ कि आपको 3 रुपये प्रोवाइड करता हूँ, तो 3 रुपये मैंने आपको दिए, तो अब इस कॉस्ट में क्या होगा, 10 रुपये में से 3 रुपये माइनस हो जाएगा, और ये 3 रुपये क्या है, सब्सिडीज है। और यही जो वैल्यू है, सुनना, यही जो वैल्यू है इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया कॉन्सेप्ट के नहीं है, यही क्या बोलेंगे इसको हम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे इसको। और यहां पर अब मार्केट में किस प्राइस पे आया, मार्केट में आया 12 रुपए के प्राइस पे। कितने रुपए, 12 रुपए पे आया। तो आपको मार्केट प्राइस समझ में आया। अब जीडीपी निकालने पे यहाँ पर 2 तरीका था, या तो आप इस 12 रुपए पे आप जीडीपी निकाल सकते हो, जिसे हम @ मार्केट प्राइस बोलते हैं, या तो आप इस जो यहाँ पर जो वैल्यू है 7 रुपीज़, यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इस पे आप निकालो, जिसको बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कि बनते के साथ ही क्या कॉस्ट लगी उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। और इसमें सब्सिडीज इंक्लूड होगा, इसमें सब्सिडीज इंक्लूड होगा, ध्यान रखना इस बात का। बट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि नहीं? आई होप जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आपको समझ में आ गए, मार्केट प्राइस पे कैसे निकालते हैं और फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं। अब यहां तक तो हमने जीडीपी समझ लिया। अगर हम इसी में थोड़ा सा और एक और कॉन्सेप्ट है एनडीपी के बारे में। एनडीपी, क्या करो, एनडीपी। आप एक काम करो, बुक को साथ में लेके बैठो और पेज नंबर आ जाओ जरा थोड़ा बेटा, 38 पे। यहाँ पर एनडीपी एनएनपी आएगा, सॉरी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये भी 2 तरीके निकालने के। एक तो तरीका है कि अगर आप इसको निकाल लो, एनएनपी को निकाल लो @ मार्केट प्राइस पर, और एक तरीका है इसको निकालने का एनएनपी को @ फैक्टर कॉस्ट पे। और इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, अगर आपको एनएनपी निकालना है तो हमने क्या देखा, एनडीपी देखा था। एनडीपी में एनएफआईए को प्लस कर दो, और इसमें क्या करो, एनडीपी में एनएफआईए को प्लस कर दोगे। एनडीपी सुनना, एनडीपी एट मार्केट प्राइस जो निकला है उसमें अगर आप एनएफआईए को प्लस कर दोगे, एनडीपी एट मार्केट एट फैक्टर कॉस्ट पे अगर आप एनएफआईए को प्लस कर देते हो तो तुम्हारा एनएनपी निकल जाता है। और इसी को बोला गया है नेशनल इनकम। इसी को क्या बोला गया है, नेशनल इनकम। जो भी
फैक्टर कोस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट ही हमारा नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेशनल इनकम होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट क्या होगा, फैक्टर कोस्ट, और इसका एक और तरीका है यहाँ पर निकालने का, एनएनपी एट देखो सुनो मेरा, यहां से ये वैल्यू कैसे बनी, अगर इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाता है तो हमारा मार्केट प्राइस निकल जाता है। सब्सिडीज तो हमारी यहीं पर ऐड हो गई थी, ठीक है, तो हमारे ये इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है तो हमारा मार्केट प्राइस हो जाता है। तो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट इज इक्वल्स टू एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट प्लस का एनएफआईए, या तो ये तरीका है या तो इससे आगे निकाल लो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट इज इक्वल्स टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं प्लस का इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस का इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस का सब्सिडीज ऐड कर दोगे तो हमारा मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा।